मजेदार किताब की दुनिया में चलते हैं। किताब का नाम है मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ और इसे लिखा है शुभम कुमार सिंह ने। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं जो मतलब दो दुनियाओं को मिलाते हैं। एक है सदियों पुरानी स्टोइक फिलॉसफी और दूसरी है आज की मॉडर्न साइकोलॉजी जो मेंटल हेल्थ की बात करती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन आइडियाज को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हम अपने दिमाग को शांत और मजबूत कैसे रख सकते हैं। एक ऐसा दिमाग जो हर तूफान में अडिग रहे। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत के लिए सेनेका की एक लाइन एकदम परफेक्ट है। वो कहते हैं, एक शांत दिमाग का पहला सबूत है कि इंसान एक ही जगह पर टिक कर अपनी ही कंपनी एंजॉय कर सके। आज के दौर में जहां हम 5 मिनट भी अकेले नहीं रह पाते, ये बात बहुत गहरी है। और हमारी आज की पूरी बातचीत का सार शायद इसी में छिपा है। तो मतलब स्टोइक फिलॉसफी एक तरह से दिमाग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा है। एक ऐसा सिस्टम जो मुश्किल हालात में क्रैश ना हो। किताब का पहला हिस्सा इसी पर है। और वो कहता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा मन है। सब कुछ छिन सकता है, पर हमारे विचार, हमारी सोच, वो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहते हैं। एकदम सही। और सेनेका इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन हमारा परमानेंट घर है। अगर आपके अपने घर में ही उथल-पुथल मची हुई है, तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत कोने में भी चले जाएं, आपको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए किताब का पहला एक्शन पॉइंट है, शांति में खुश रहना सीखो। मतलब बाहरी दुनिया के शोर से पहले अपने अंदर के शोर को शांत करना। और अंदर का एक बहुत बड़ा शोर है टाल-मटोल का। सेनेका तो सीधे-सीधे मुझे ही डांट रहे हैं। मेरे डेस्क पर 3 हफ्तों से एक बिल पड़ा है, जिसे भरने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, पर मैं उसे टाले जा रहा हूं। वो कहते हैं, चीजों को टालना जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है। ये भविष्य का वादा करके हमारे वर्तमान को छीन लेता है। हाँ हाँ, ये हम सबकी कहानी है। और सेनेका का पॉइंट यही है कि हम कल करूंगा सोचकर अपना आज गवा देते हैं, जबकि भविष्य तो अनिश्चित है। हमारे हाथ में सिर्फ यही पल है, जो करना है अभी करना है। अच्छा, तो इसी से अगला आइडिया जुड़ता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। हम अक्सर उन चीज़ों की चिंता में डूबे रहते हैं जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सब हमारी एनर्जी खा जाता है। और यहाँ एपिक्टेटस का एक बहुत ही दमदार विचार आता है। वो कहते हैं, जो अनपढ़ है वो गलती होने पर दूसरों को दोष देता है। जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है वो खुद को दोष देता है। लेकिन जो पूरी तरह से शिक्षित है वो ना किसी को दोष देता है न खुद को। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। असल जिंदगी में जब कोई आपके साथ गलत करता है, तो उसे दोष ना देना तो लगभग नामुमकिन लगता है। क्या किताब में बताया गया है कि एपिक्टेटस इसे प्रैक्टिकली कैसे करते थे? खासकर जब वो खुद एक गुलाम थे। उनकी तो पूरी जिंदगी ही दूसरों के कंट्रोल में थी। बहुत अच्छा सवाल है। और यही इस फिलॉसफी को इतना शक्तिशाली बनाता है। एपिक्टेटस का शरीर गुलाम था, लेकिन उनका दिमाग आजाद था। वो कहते थे कि कोई मुझे जंजीरों में बांध सकता है, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। हम्म। उनका प्रैक्टिस करने का तरीका था हर स्थिति में अपने आप से पूछना, इसमें क्या मेरे कंट्रोल में है? हम्म। क्या उस इंसान का बर्ताव मेरे कंट्रोल में है? नहीं। क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे कंट्रोल में है? हाँ। तो मैं अपनी एनर्जी एनर्जी सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर लगाऊंगा, न कि उस चीज पर जिसे मैं बदल नहीं सकता। ओके, तो ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। इसी सिलसिले में एक और शब्द आता है, प्री डिटर्मिनिज्म। यानी ये मानना कि बहुत कुछ पहले से तय है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि इंसान सब कुछ किस्मत पर छोड़कर कोशिश करना ही बंद कर दे? लोग इसे बहाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि आप यूनिवर्स के बॉस नहीं हैं। हम्म। स्टोइक्स इसे ऐसे देखते थे, ट्रैफिक जाम होगा या नहीं ये अपने हाथ में नहीं है, बारिश होगी या नहीं ये भी अपने हाथ में नहीं है, ये सब पहले से तय है। हम्म। लेकिन उस जैम में कोई संगीत सुनेगा या हॉर्न बजाकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ये उसका फैसला है। अच्छा। तो ये किस्मत पे रोना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। उन चीजों से बोझ हटा लेना है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसा एपिक्टेटस ने कहा, खुशी का एक ही रास्ता है, उन चीजों की चिंता छोड़ दो जो तुम्हारी इच्छा शक्ति से परे हैं। समझ गया। तो जो हमारे बस में नहीं उसे जाने दो, और जो है उस पर काम करो। इसी से जुड़ा अगला आइडिया है मुश्किलों को गले लगाना।
एपिक्टेटस कहते हैं कि कोई भी बाहरी चीज, यहाँ तक हमारा शरीर भी, असल में हमारा नहीं है। ये सब उधार पर मिला है। और ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका मकसद हमें डराना नहीं बल्कि आजाद करना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ अस्थायी है, तो हम चीजों से चिपकना बंद कर देते हैं। हम उनका आनंद लेते हैं, लेकिन उनके छिन जाने के डर से मुक्त हो जाते हैं। तभी एपिक्टेटस कहते हैं, मैं उन लोगों पर हंसता हूं जो सोचते हैं कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे उन चीजों को छू भी नहीं सकते जो वास्तव में मेरी है। उनका इशारा उनके शांत मन और उनके विचारों की ओर था। तो इसका एक्शन पॉइंट है, अपने जीवन को सरल बनाएं। आज के ज़माने में इसका मतलब शायद ये होगा कि कम चीज़ें खरीदो, कम इच्छाएं रखो। जैसा सेनेका कहते हैं, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वो है जिसे बहुत कम चाहिए। बिल्कुल। और ये एक और बहुत मजेदार बात से जुड़ा है। सेनेका कहते हैं, जो जरूरत से पहले दुखी होता है वो जरूरत से ज्यादा दुखी होता है। हम भविष्य की उन समस्याओं के बारे में सोच सोचकर आज ही परेशान हो जाते हैं जो शायद कभी आएंगी भी नहीं। ये सब मन को सरल बनाने और वर्तमान में जीने के ही तरीके हैं। तो अगर स्टोइक्स हमें ये मानसिक किला बनाने का एक सदियों पुराना ब्लूप्रिंट देते हैं, तो किताब का दूसरा हिस्सा हमें उस किले को बनाने के लिए आज के ज़माने के टूल्स देता है। ये टूल्स मॉडर्न साइकोलॉजी से आते हैं और इनकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब लगने वाली बात से होती है। हाँ, और वो बात ये है कि जब हमारा मूड खराब होता है तो हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें और बुरा महसूस कराता है। जैसे कि दुखी होने पर बिस्तर में पड़े रहना और जंक फूड खाना, जबकि हम जानते हैं कि दोस्तों से बात करना या वॉक पर जाना बेहतर होता। ऐसा क्यों होता है? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसकी वजह डॉक्टर जूली स्मिथ समझाती हैं। वो कहती हैं कि हमारा दिमाग एक वकील की तरह है, साइंटिस्ट की तरह नहीं। अच्छा। अगर किसी ने मान लिया कि मेरा दिन खराब है, तो उसका दिमाग साइंटिस्ट की तरह सबूत नहीं ढूंढेगा कि ये सच है या झूठ। वो एक वकील की तरह सिर्फ वही दलीलें और सबूत इकट्ठा करेगा जो उसकी बात को सही साबित करें। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। बुरा महसूस कर रहे हैं तो दिमाग आपको बिस्तर में पड़े रहने के लिए ही उकसाएगा, क्योंकि वो आपके बुरा महसूस करने के विश्वास को पक्का करना चाहता है। अरे वाह, ये तो एक दुष्चक्र है। तो इससे बाहर कैसे निकले? किताब कहती है कि अपने मूल्यों को पहचानो, यानी आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। सेहत, रिश्ते, सीखना। और फिर अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने मूल्यों के हिसाब से एक छोटा सा एक्शन लो, बस एक छोटा सा कदम। और सबसे जरूरी एक्शन पॉइंट है, आत्मकरुणा का अभ्यास करो। आत्मकरुणा, ये तो स्टोइक्स की खुद को दोष न देने वाली बात का एक मॉडर्न और ज्यादा नरम वर्जन लग रहा है। एपिक्टेटस तर्क की बात कर रहे थे और यहाँ डॉक्टर स्मिथ दया की बात कर रही हैं, पर मंजिल एक ही है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अंदर ही अंदर खुद को कोसते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो हम अपने दुश्मन से भी ना कहें। आत्मकरुणा का मतलब है उस वक्त खुद से वैसे ही बात करना जैसे कोई अपने किसी प्यारे दोस्त से करता, अगर वो उसी मुश्किल में होता। उसे कहता, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, ये बस एक बुरा दिन है, बुरी जिंदगी नहीं। एक मिनट रुकिए, अगला पॉइंट तो और भी हैरान करने वाला है। किताब कहती है, तनाव हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक मूल्यवान उपकरण है। मैंने तो आज तक यही सुना है कि तनाव से दूर रहो, ये जानलेवा है। ये बात तो पूरी तरह से उल्टी है। ये कैसे काम करता है? देखिए, यहाँ हमें अच्छे और बुरे तनाव में फर्क करना होगा। जब कोई जरूरी काम आता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। सोचिए, कॉर्टिसोल एक कॉफी के शॉट की तरह है। एक शॉट आपको जगा देता है, आपको फोकस देता है। ये अच्छा तनाव है जो हमें काम पूरा करने की एनर्जी देता है। एग्जाम का तनाव हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर जूली स्मिथ कहती हैं, हम एक सार्थक जीवन से तनाव को अलग नहीं कर सकते। तो फिर बुरा तनाव कौन सा है? बुरा तनाव वो है जब कोई दिन भर में 20 शॉट कॉफी पिए जा रहा है, जब तनाव लगातार बना रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता, तब आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। किताब कहती है कि तनाव से भागने की बजाय उसे मैनेज करना सीखें, और एक सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के साथ जुड़ना। जब हम अपनी परेशानियां दूसरों से बांटते हैं तो तनाव का असर कम हो जाता है। अच्छा, तो तनाव एक टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और खुशी के बारे में क्या? हम सब तो खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं। लेखक रस हैरिस कहते हैं कि ये पीछा ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं मौसम की तरह हैं।
हमेशा बदलती रहती हैं। आज धूप है, कल बादल होंगे। आप हमेशा धूप की उम्मीद नहीं कर सकते। खुशी का लगातार पीछा करना हमें दुखी करता है, क्योंकि जब हम खुश नहीं होते तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं। इसके बजाय हमें अपने मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी का मूल्य दयालु होना है, तो वो खुश हो या दुखी, वो हमेशा दयालु होने का काम कर सकता है। ये एक स्थिर मकसद देता है। मतलब भावनाओं के पीछे भागने की बजाय अपने सिद्धांतों पर चलो। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। और ये हमें अगले टॉपिक पर लाता है, आत्मप्रेम, माफी और रिश्ते। लुइस हे की फिलॉसफी कहती है कि इसकी चाबी है स्वयं से प्रेम करना। बिल्कुल, हम अक्सर हर समस्या के लिए खुद को दोषी मानते हैं, पुरानी गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ही गलती है। ये सोच हमें एक जाल में फंसा देती है। इसका समाधान है खुद को और दूसरों को माफ करना। एक्शन पॉइंट है, क्षमा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। माफी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब है कि अब उस बोझ को और ढोने की जरूरत नहीं है। और इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? किताब में एक बहुत मजबूत लाइन है, रिश्ते हमारे स्वयं के दर्पण होते हैं। इसका मतलब है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर हम अंदर से खुद को नापसंद करते हैं, खुद को प्यार के लायक नहीं समझते, तो हम अनजाने में ऐसे ही लोगों और रिश्तों को अपनी ओर खींचते हैं जो हमारे इस विश्वास को और पक्का करते हैं। जब कोई खुद से प्यार करना और अपनी इज्जत करना शुरू करता है, तो वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो उसकी इज्जत नहीं करते। रिश्तों का स्टैंडर्ड अपने आप बदल जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है और इसी से जुड़ा है प्रतिस्पर्धा का आइडिया। आज की दुनिया तो कंपटीशन पर ही चल रही है। इंस्टाग्राम पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। और किताब कहती है कि यही तुलना खुशी का चोर है। ये उससे बेहतर बनने की मानसिकता हमारे मेंटल हेल्थ को तबाह कर देती है। कोई अपनी असल जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रहा है और नतीजा हमेशा निराशा ही होता है। लक्ष्य सबसे अच्छा बनना नहीं, बल्कि कल के खुद से आज का खुद को बेहतर बनाना है। तो इसका एक्शन क्या है? कंपटीशन नहीं तो क्या? सहयोग। दूसरों के साथ अधिक सहयोग करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम एक टीम का हिस्सा महसूस करते हैं, अकेले नहीं। इससे गहरे रिश्ते बनते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और अंत में भावनात्मक रूप से मजबूत लोगों की 4 आदतें बताई गई हैं। यहाँ ये साफ किया गया है कि मजबूत होने का मतलब पत्थर बनना या भावनाओं को दबाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आदतें भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने के बारे में हैं। पहली, अपनी भावनाओं को नहीं, अपने ध्यान को नियंत्रण करें। गुस्सा या उदासी आएगी और जाएगी, लेकिन कोई ये चुन सकता है कि वो अपना ध्यान कहाँ लगाता है, समस्या पर या समाधान पर। दूसरी, खुद से दया से बात करें। किताब कहती है शब्द मायने रखते हैं, और जो शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वे वो हैं जो कोई खुद से कहता है। सही बात। तीसरी, फैसले भावनाओं से नहीं, मूल्यों से लें। जब कोई इमोशनल होता है तो गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई अपने मूल्यों के आधार पर फैसला लेता है तो वो ज्यादातर सही होता है। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, स्वस्थ सीमाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। किसी को ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, ये अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना है। जैसा किताब में लिखा है, नहीं एक पूरा वाक्य है। नहीं, एक पूरा वाक्य है। वाह, उसके आगे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने देखा कि कैसे स्टोइक फिलॉसफी हमें एक मजबूत नींव देती है, एक मानसिक किला बनाने का ब्लूप्रिंट, और मॉडर्न साइकोलॉजी हमें उस किले को बनाने और मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिकल औजार देती है। यानी पुरानी सोच और नई साइंस दोनों मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बिल्कुल। आत्मकरुणा से लेकर अपने मूल्यों पर ध्यान देने तक ये सभी विचार एक ही दिशा में जाते हैं। बाहरी दुनिया की उथल-पुथल के बावजूद अपने अंदर एक शांत और स्थिर जगह बनाना। स्टोइक्स हमें क्या करना है बताते हैं, और आज का मनोविज्ञान हमें कैसे करना है इसके तरीके देता है। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। इन सभी स्रोतों में अपनी अंदर की दुनिया को जीतने की बात कही गई है, लेकिन जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया में हमारे काम कैसे बदलते हैं? अगर हमारे विचार ही वो अकेली चीज हैं जो सच में हमारी हैं, तो उन विचारों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जब वो हमारे कामों में बदलकर दूसरों की जिंदगी पर असर डालते हैं? सोचने वाली बात। तो आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं, लेकिन
ये सफर बाहर का नहीं, अपने ही मन के अंदर का है। और हमारे हाथ में है एक नक्शा, शुभम कुमार सिंह की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक। बिल्कुल, जिसका मतलब जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही पावरफुल है। हाँ, कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो आज की इस बातचीत में हम इसी किताब से कुछ कह सकते हैं, कुछ टूल्स निकालेंगे, कुछ नजरिए समझेंगे, ताकि एक शांत और मजबूत मन बनाया जा सके। हम शुरुआत करेंगे इस समझ से कि हम अपनी हकीकत को देखते कैसे हैं, फिर हम दर्द से निपटने के तरीके सीखेंगे और आखिर में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें हम रोज अपना सकते हैं। बुद्ध की एक मशहूर कहावत है, हम जो भी हैं वो उसका नतीजा है जो हमने आज तक सोचा है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये चर्चा सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है। अच्छा। ये अपने विचारों के एक तरह से आर्किटेक्ट बनने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हमारे विचार कैसे हमारी भावनाओं और हमारे कामों को आकार देते हैं और हम इस पूरी प्रक्रिया को अपने काबू में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी विचार से शुरू करते हैं जो किताब हमें देती है कि जिंदगी असल में अभी के पलों का एक सिलसिला है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। बहुत आसान, पर हम शायद ही कभी अभी में होते हैं। हाँ, या तो हम कल की गलतियों पर अफसोस कर रहे होते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक यही हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है। हाँ, इसमें एकार्ट टॉल का एक जिक्र है, वर्तमान पल ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। इस पर एक पल रुककर सोचना चाहिए। सही बात है। अतीत क्या है? बस गुजरे हुए अभी के पलों का एक कलेक्शन, और भविष्य वो आने वाले अभी के पलों का एक अंदाजा है। असली शक्ति, असली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अब में है। लेकिन एक सवाल उठता है, हमारा दिमाग तो योजना बनाने और याद रखने के लिए ही बना है ना? बिल्कुल। अतीत से सीखना और भविष्य के लिए तैयारी करना। तो क्या ये कहना कि सिर्फ अभी में जियो, ये हमारे दिमाग की बनावट के खिलाफ नहीं जाता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका मतलब अतीत और भविष्य को पूरी तरह से भूल जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके। इसका मतलब है उनके गुलाम न बनना। आप भविष्य के लिए योजना बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उस योजना के नतीजों की चिंता में अपना आज बर्बाद मत कीजिए। आप अतीत से सीखिए, लेकिन उसके पछतावे का बोझ अपने आज पर मत डालिए। फर्क है सोचने और डूब जाने में, और हम अक्सर डूब जाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी ही सब कुछ है तो हम हमेशा भविष्य में एक खुशहाल जगह की तलाश क्यों करते रहते हैं? और ये मुझे किताब के एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार पर लाता है। कौन सा? कि खुशी जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पार्टी खत्म कर दी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका? लेखक का तर्क है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप पा सकें। ये एक मिथक है। एक मिथक? हाँ, एक मिथक जिसे हमने बनाया है। असल में लगातार खुशी का पीछा करना ही हमें दुखी करता है। हम एक शर्त लगा देते हैं, जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं वो घर खरीद लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। राइट। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अगर खुशी का पीछा नहीं करना है तो फिर करना क्या है? बस यूं ही जिंदगी गुजारनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लेखक मार्क मैनसन का एक बहुत ही दमदार विचार सामने रखते हैं। अच्छा। आप कौन हैं, ये इस बात से पता चलता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। खुशी समस्याओं को खत्म करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समस्याओं को चुनने और उन्हें सुलझाने से मिलती है। मतलब ये एक साइड इफेक्ट है, लक्ष्य नहीं। एग्जैक्टली। जब आप उन मुश्किलों को हल करने में लग जाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, आपका काम हो, आपके रिश्ते हों या कोई नया हुनर सीखना हो, तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है, और शायद वही असली खुशी है। ये तो सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब हमें आसान जिंदगी की नहीं, बल्कि एक सार्थक संघर्ष वाली जिंदगी की कामना करनी चाहिए। बिल्कुल। और जहां संघर्ष होगा वहां दर्द तो होगा ही। ये हमें किताब के अगले अहम हिस्से पर लाता है, दर्द और पीड़ा के बीच का फर्क। हाँ। इसके लिए 2 तीरों की एक कहानी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये बौद्ध दर्शन से ली गई एक बहुत ही प्रैक्टिकल सीख है। कहानी ये है कि जिंदगी में कभी-कभी हम सबको एक तीर लगता है। ये है पहला तीर। पहला तीर यानी असल दर्द, जैसे बीमार पड़ना, नौकरी छूटना, किसी रिश्ते का टूटना। ये जीवन का हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, है ना? नहीं, दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं। खुद को कैसे?
ये उस दर्द पर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है। हमारा गुस्सा, हमारी चिंता, हमारा खुद को कोसना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कितना बेवकूफ हूं, अब सब खत्म हो गया। अच्छा। ये दूसरा तीर यानी पीड़ा, ये ऑप्शनल है, इसे रोका जा सकता है। मैं इसका एक उदाहरण सोच सकती हूँ। मान लीजिए किसी जरूरी मीटिंग में प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गई। ये पहला तीर है। बुरा लगेगा, शर्मिंदगी होगी, लेकिन फिर हफ्तों तक खुद को ये कहना कि मैं किसी काम की नहीं हूँ या अब मेरा करियर खत्म हो गया, ये दूसरा तीर है। और वो पहले तीर से कहीं ज्यादा जख्म देता है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। पहला तीर एक घटना है, दूसरा तीर उस घटना को दी गई कहानी है, और हम अक्सर दूसरे तीर से खुद को ज्यादा घायल करते हैं। एक मिनट, लेकिन ये दूसरा तीर तो एक नेचुरल रिएक्शन है। अगर बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है तो चिंता करना या गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। क्या ये कहना कि बस चिंता मत करो यथार्थवादी है? नहीं नहीं, ये भावनाओं को दबाने जैसा हुआ। तो फिर? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। यहीं पर स्टोइक दर्शन और सजगता यानी माइंडफुलनेस काम आते हैं। हमारी पीड़ा, असल में हमारी पीड़ा उन चीजों का विरोध करने से पैदा होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। राइट। लेकिन जो हो चुका है उसे स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए बस देखना सीखना होगा, एक मौन दृष्टा या साइलेंट वॉचर की तरह। मौन दृष्टा, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सालों के अभ्यास के बिना कोई ऐसा कैसे बन सकता है? क्या किताब कोई ऐसा पहला कदम बताती है जो कोई आज इसी वक्त कर सके? हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प तकनीक है। इसे क्वांटम जीनो इफेक्ट कहा गया है, जो फिजिक्स से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। क्वांटम जीनो इफेक्ट, ये क्या है? तकनीक बहुत सीधी है। जब भी आप नकारात्मक विचारों के जाल में फंसें, तो रुकें और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? मेरा अगला विचार क्या होगा? इससे क्या होता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि आप अपने दिमाग को एक काम दे देते हैं, अगला विचार खोजना। अच्छा। इस खोज में दिमाग का जो हिस्सा भावनाओं में बहर रहा था वो शांत हो जाता है, और अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। एक पल के लिए आपके विचारों की धारा में एक ठहराव आ जाता है, एक खाली जगह बन जाती है। हाँ, उस पल में आप विचार बनने के बजाय विचार को देखने वाले बन जाते हैं। आप एक तरह से अपने दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक सवाल से रीबूट कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेंटल हैक जैसा लगता है। ठीक है, तो विचारों को देखना एक बात है, लेकिन क्या होगा जब विचार इतने शक्तिशाली हों कि वे भावनाओं का एक तूफान ले आएं? क्या सिर्फ उन्हें देखना काफी है? नहीं, शायद नहीं। और यहीं पर संयम यानी कंपोजर का अभ्यास काम आता है। और संयम का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। किताब के अनुसार संयम का मतलब है अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और उन्हें महसूस करने की इजाजत देना बिना उन पर कोई स्थायी लेबल लगाए। इसका कोई उदाहरण? जैसे अगर आपको कोई बड़ी सफलता मिली है तो उस खुशी को पूरी तरह महसूस करें, लेकिन ये ना सोचें कि अब सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। और अगर आप दुखी हैं तो उस दुख को भी महसूस करें, लेकिन ये ना माने कि मेरी जिंदगी अब हमेशा ऐसी ही रहेगी। जैसा कि एनी फ्रैंक ने कहा था, भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात। उन्हें दबाने से वे और मजबूत होकर वापस आती हैं। तो संयम एक तरह से भावनाओं के बहाव में बह जाने और उन्हें पूरी तरह रोकने के बीच का एक बैलेंस है। एकदम सही। ये एक रीसेट बटन की तरह है। ये हमें एक स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों। किताब में एक और विचार है जो हमारी आम धारणा के बिल्कुल उल्टा है। हमें हमेशा सिखाया जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट, लेकिन ये किताब कहती है कि अपनी सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना ज्यादा फायदेमंद है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ जाता है, जहां आत्मविश्वास दिखाना सब कुछ माना जाता है। लेकिन लेखक का तर्क है कि जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को सुधार का मौका देते हैं और दूसरों से मदद मांगने के लिए भी तैयार रहते हैं। बिल्कुल। इससे जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो बाहर से ओढ़ावा नहीं होता, बल्कि अंदर से आता है, और वो ज्यादा मजबूत और स्थायी होता है। और खुद को बेहतर समझने के लिए किताब एक बहुत ही पुराना लेकिन प्रभावी तरीका सुझाती है, जर्नलिंग। हाँ, डायरी लिखना। क्योंकि जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो उनमें एक स्पष्टता आती है। हम अपने सोचने के पैटर्न देख पाते हैं। कौन सी बातें हमें परेशान करती हैं, कौन सी हमें ऊर्जा देती हैं। हाँ, डेविड गोगिन्स कहते हैं,
आपकी सबसे ज़रूरी बातचीत वो होती है जो आप खुद से करते हैं। जर्नलिंग उसी बातचीत को एक ढांचा देती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प पहलू है भौतिक चीजों से हमारा रिश्ता। मुझे याद है एक बार मेरे नए फोन पर एक खरोच आ गई थी और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि इस फोन का मुझ पर कितना नियंत्रण है। ये मेरा फोन नहीं बल्कि मैं इस फोन की हो गई थी। बेहतरीन उदाहरण है। किताब यही कहती है कि जब हम चीज़ों को मेरा कहते हैं, मेरी कार, मेरा घर, तो हम अपनी पहचान का एक हिस्सा उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं। फिर उन चीज़ों के खोने या टूटने का डर हमें पीड़ा देता है। अनासक्ति का अभ्यास हमें इस पीड़ा से मुक्त कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों का आनंद ना लें। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी खुशी को उन पर निर्भर ना करें। तो मन को समझने और उसे संभालने के बाद अब बात करते हैं संतुष्टि और जीवन के उद्देश्य की। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है सुख और आनंद के बीच का। प्लेजर और एंजॉयमेंट। हाँ, हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, सुख मतलब प्लेजर क्षणिक होता है और हमारी इंद्रियों से जुड़ा होता है, जैसे अच्छा खाना खाना या कोई फिल्म देखना। ये पैसिव है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ओके। जबकि आनंद यानी एंजॉयमेंट के लिए सक्रिय भागीदारी और ध्यान की जरूरत होती है। ये तब मिलता है जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब समय का पता ही नहीं चलता। इसी अवस्था को फ्लो कहते हैं ना? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंट-मिहाई ने इसे फ्लो कहा है। तो एक स्वादिष्ट केक खाना सुख है, हाँ, लेकिन उस केक को घंटों मेहनत से बनाने की प्रक्रिया में खो जाना आनंद है। एकदम सही। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम अपनी जिंदगी सुख से भर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, फूड डिलीवरी एप्स, ये सब केक खाने जैसा है। लेकिन हम आनंद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। वो काम जिसमें मेहनत लगती है, जिसमें हम कुछ बनाते हैं, अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए शायद इतने साधनों के बाद भी लोग अक्सर खालीपन महसूस करते हैं। तो कोई इस फ्लो की अवस्था को कैसे पा सकता है? क्या इसके लिए कोई खास तरीका है? इसके 2 सरल नियम हैं। पहला, ऐसा काम चुनें जिसे आप पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसे करने के मजे के लिए करते हैं। कोई शौक, कोई हुनर, कुछ भी। और दूसरा? दूसरा, ये पक्का करें कि काम की चुनौती आपके कौशल के बराबर हो। वो काम ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि आप निराश हो जाएं। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, जैसे अगर आप शतरंज खेलना सीख रहे हैं तो अपने से थोड़े बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलें, किसी ग्रैंड मास्टर के साथ नहीं। ये संतुलन बहुत जरूरी है। और आखिर में जीवन के लक्ष्यों के बारे में एक विरोधाभासी विचार है जो मुझे बहुत पसंद आया। किताब कहती है जीवन के लक्ष्य अप्रासंगिक है, इसलिए एक जीवन लक्ष्य निर्धारित करें। इसका क्या मतलब है? ये तो उल्टी बात लगती है। हाँ, ये एक गहरा विरोधाभास है, लेकिन बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य अपने आप में अंतिम मंजिल नहीं है। तो फिर वो क्या है? असली मजा उस लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य की ओर की गई यात्रा में है। लक्ष्य तो बस एक दिशा है, एक टूल है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा, मतलब लक्ष्य कठोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमें समय के साथ उसे बदलने और विकसित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो लक्ष्य एक कंपास की तरह है, नक्शे की तरह नहीं। ये हमें उत्तर दिशा दिखाता है, पर रास्ते में कौन सी नदी, पहाड़ या जंगल आएगा, ये हमें खुद तय करना है। बिल्कुल सही कहा। और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदलना भी है। लक्ष्य हमें सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण देता है, हमें फोकस रखता है, लेकिन हमें उससे इतना भी नहीं जुड़ जाना चाहिए कि अगर हम उसे हासिल ना कर पाएं तो टूट जाएं। यात्रा ही असली नाम है, मंजिल नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि अपने मन पर महारत हासिल करने का मतलब नकारात्मक विचारों को खत्म करना नहीं है, क्योंकि ये लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। इसका मतलब है उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना, उन्हें देखना, उनसे अपनी पहचान न जोड़ना और अपनी शक्ति को वापस वर्तमान पल में लाना। बिल्कुल। ये यात्रा खुशी नाम के किसी अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि विकास, उद्देश्य और स्वीकृति की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये समझना कि दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा एक विकल्प है, और ये विकल्प हमारे हाथ में है। हर पल, हर विचार के साथ। हाँ। इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में लुइस एल हे का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आप सालों से अपनी आलोचना कर रहे हैं और इससे कोई फायदा नहीं हुआ, अब खुद को स्वीकार करके देखें कि क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो आज के हमारी बातचीत के आधार पर
खुद को स्वीकार करने की दिशा में वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जो कोई आज उठा सकता है? नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब मतलब कहीं ना कहीं जूझते ही हैं। आदतें। कुछ अच्छी आदतें बनानी होती हैं, बन नहीं पाती। कुछ बुरी छोड़नी है, वो छूट नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे ये एक अंतहीन लड़ाई है। बिल्कुल। और अक्सर हमें लगता है कि किसी बड़े बदलाव के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति या प्रेरणा चाहिए होगी। हाँ, वही। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं, शुभम कुमार सिंह की किताब मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ का दूसरा हिस्सा, वो इस पूरी सोच को ही एक तरह से चुनौती देता है। हाँ, और हमारा मकसद भी वही है, मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये विचार असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। कैसे वो छोटी छोटी जो हमें दिखती भी नहीं है, वो आदतें हमारी पहचान बना देती हैं और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से होती है। ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में भी है और यहाँ भी इसे दोहराया गया है। अच्छा। विचार ये है कि असली बदलाव आपका व्यवहार बदलने से नहीं, आपकी पहचान बदलने से आता है। किताब में एक लाइन है, आपके द्वारा किया गया हर कार्य उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। अरे वाह, ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है। हर काम एक वोट है। तो मतलब जब मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बजाय फोन उठाती हूँ, तो मैं उस इंसान के पक्ष में वोट कर रही हूँ जो अनुशासनहीन है। ठीक यही बात, बिल्कुल यही। और इसीलिए रोजाना सिर्फ 1% का सुधार इतना शक्तिशाली होता है। 1%? सुनने में तो बहुत कम लगता है। लगता है ना, 1% क्या ही होता है। लेकिन आप इसे ऐसे सोचिए, एक विमान है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है। ठीक है। अगर पायलट उड़ान के ठीक बाद विमान की नाक को सिर्फ 1 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ दे, तो क्या होगा? शुरुआत में तो कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन मुंबई पहुंचने तक विमान शायद पुणे या गोवा में उतरेगा। हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी की दिशा में ठीक यही 1 डिग्री का फर्क पैदा करती हैं। ये कमाल का उदाहरण है। इसने तो 1% सुधार का पूरा मतलब ही बदल दिया। तो फिर सवाल ये है कि हम ये छोटे छोटे 1 डिग्री वाले बदलाव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? किताब में इसका कोई फ्रेमवर्क दिया गया है? हाँ, और वो जेम्स क्लियर के हैबिट लूप यानी आदत चक्र पर आधारित है। हैबिट लूप। इसके 4 बहुत सरल कदम हैं। संकेत, जिसे क्यू कहते हैं, फिर लालसा यानी क्रेविंग, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा फोन। टेबल पर फोन पड़ा है, स्क्रीन पर लाइट जली, ये एक संकेत है। हाँ। आपके दिमाग में तुरंत इच्छा होती है, किसका मैसेज होगा? ये लालसा है। आप फोन उठाते हैं, ये प्रतिक्रिया है। और मैसेज पढ़कर जो जानकारी मिलती है वो इनाम है। और ये चक्र, ये तो दिन में 100 बार होता होगा। बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं चलता। इसी से हमारी आदतें पक्की होती जाती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये चक्र इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे अच्छी आदतों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यही तो असली खेल है। इस लूप को हैक करना। हैक करना कैसे? अच्छी आदत बनाने के लिए हमें संकेत को स्पष्ट बनाना होगा, लालसा को आकर्षक, प्रतिक्रिया को आसान और इनाम को संतोषजनक। ठीक है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। संकेत को स्पष्ट बनाने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी आदत को समय और स्थान से जोड़ देना। अच्छा। जैसे ये कहना कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी, एक अस्पष्ट लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट के लिए वर्कआउट करूंगी, तो ये एक स्पष्ट संकेत है। दिमाग को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया। एग्जैक्टली। या अगर आप रोज रात में किताब पढ़ना चाहती हैं तो अपने तकिए पर एक किताब रखकर सोएं। ये एक विजुअल संकेत है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। समझ गई। लेकिन आदत को आकर्षक बनाना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब एक्सरसाइज करना आकर्षक कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ मनोविज्ञान काम आता है। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हाँ, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। बिल्कुल। तो हम अपनी आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ सकते हैं जो हमें पहले से पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट भी सुनना है। तो नियम बनाइए, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूँगा। हाँ, ये तो दिमाग को रिश्वत देने जैसा हुआ। मतलब हम अपने दिमाग को एक तरह से मना सकते हैं
वो काम करने के लिए जो वो असल में नहीं करना चाहता। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नियम पर, आदत को आसान बनाना। अच्छा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं। हाँ, जैसे 1 जनवरी को फैसला करना कि मैं कल से रोज 1 घंटा जिम जाऊंगी। और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। हाँ, इसीलिए किताब में 2 मिनट के नियम का जिक्र है। 2 मिनट का नियम? नियम ये है कि कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जिसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। रोज एक किताब पढ़ूंगी के बजाय लक्ष्य होना चाहिए रोज 1 पन्ना पढ़ूंगी, या 1 घंटा योग करूंगी के बजाय। अपना योगा मैट बिछाऊंगी। बस। लेकिन 1 मिनट, 1 पन्ना पढ़ने या सिर्फ मैट बिछाने से क्या होगा? ये तो असली काम है ही नहीं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। और यही इस नियम का सार है। 2 मिनट का नियम आदत खत्म करने के बारे में नहीं है, यह आदत शुरू करने की कला के बारे में है। अच्छा। क्योंकि एक बार जब आप 1 पन्ना पढ़ लेती हैं, तो बहुत संभावना है कि आप दूसरा भी पढ़ेंगी। एक बार जब आप अपने रनिंग शूज पहन लेते हैं, तो दरवाजे से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। असली बाधा हमेशा पहला कदम उठाने की होती है। ये नियम उस बाधा को लगभग शून्य कर देता है। समझ गई, मतलब लक्ष्य पे नहीं, प्रक्रिया शुरू करने पर ध्यान देना है, मोमेंटम बनाना है। बिल्कुल। और चौथा नियम क्या था? इनाम को संतोषजनक बनाना। हाँ, और ये भी एक चुनौती है, क्योंकि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर बहुत देर से मिलता है। हाँ, आज जिम जाने का फायदा तो महीनों बाद दिखेगा। और हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। तो इसका क्या समाधान है? एक तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। एक कैलेंडर पर हर उस दिन क्रॉस लगाएं जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करती हैं। अच्छा। वो क्रॉस लगाना अपने आप में एक छोटा तत्काल इनाम है। आपको एक जीत का एहसास होता है। मैंने एक कोशिश की है। पहले कुछ दिन तो बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर एक दिन छूट जाता है तो उस खाली डिब्बे को देखकर निराशा होती है। हाँ। तो यहाँ सबक ये है कि टूल से ज्यादा जरूरी है कि एक दिन चूकने पर आप खुद को माफ करके अगले दिन वापस पटरी पर आएं। कभी भी 2 दिन लगातार न चूकें, ये असली नियम है। ठीक है, तो हमें आदतें बनाने का एक इंजन तो मिल गया, ये 4 नियमों वाला हैबिट लूप। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हम कौन सी आदतें बनाएं? इस गाड़ी को ले कहाँ जाना है? बहुत अच्छा सवाल है। कैसे से क्या पर आना जरूरी है। और यहीं पर किताब स्टीफन कोवी के क्लासिक काम अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें का जिक्र करती है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उनकी पहली 3 आदतें व्यक्तिगत जीत के बारे में है ना? सक्रिय बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें और पहली चीजों को पहले रखें। जी। ये सुनने में बहुत भारी लगते हैं। सक्रिय बने का असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। ज्यादातर लोग प्रतिक्रियावादी होते हैं। प्रतिक्रियावादी मतलब मौसम खराब है तो मूड खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। सक्रिय होने का मतलब है ये समझना कि किसी घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह है और उस जगह में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी आपके पास है। आप हालात के गुलाम नहीं है। और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये तो किसी बिजनेस मीटिंग के एजेंडा जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी का एजेंडा है। कोवी कहते हैं कि कल्पना कीजिए आप अपने अंतिम संस्कार में हैं। आप क्या चाहेंगी कि लोग आपके बारे में क्या कहें? ये तो काफी गहरा है। जो जवाब मिलेंगे वही आपके असली मूल्य हैं। इसी के आधार पर अपना जीवन जीना ही अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना है। मतलब पहले ये तय करो कि पहुंचना कहाँ है, फिर यात्रा शुरू करो। और तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा हुआ। ये टाइम मैनेजमेंट से बढ़कर है, ये प्राथमिकता मैनेजमेंट है। अच्छा। और यहीं पर जेम्स क्लियर और स्टीफन कोवी की दुनिया एक साथ आती है। कोवी हमें बताते हैं कि क्या करना है और जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि उसे कैसे करना है। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। तो इसे जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए मेरी प्राथमिकता एक किताब लिखना है। ठीक है। तो पहली चीज को पहले रखने का मतलब है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले उस पर काम करूंगी। अब इसे 2 मिनट के नियम से कैसे जोड़ें? बहुत आसानी से। आपका 2 मिनट का नियम होगा, मैं सुबह अपनी कॉफी बनाने के बाद अपनी लिखने वाली कुर्सी पर बैठूंगी और अपने लैपटॉप पर पांडुलिपि वाली फाइल खोलूंगी। बस इतना ही? हाँ, इससे आपने दिन के सबसे जरूरी काम की शुरुआत कर दी। आपने कोवी के क्या को क्लियर के कैसे से जोड़ दिया। वाह। इन दोनों को एक साथ देखने पर ही असली रणनीति बनती है। लेकिन कोवी की तो 7 आदतें हैं, बाकी की आदतें किस बारे में हैं? अगली 3 आदतें सार्वजनिक जीत के बारे में हैं। मतलब दूसरों के साथ आपके रिश्ते। जैसे जैसे जीत जीत की सोचें
या पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। ये सहानुभूतिपूर्ण सुनने के बारे में है। कोवी कहते हैं, ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है और सातवीं आदत वो इन सबको बनाए रखने के लिए है ना? आरी को तेज करें। हाँ। किताब में इसे आत्म देखभाल कहा गया है, पर ये शब्द आजकल इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि इसका मतलब ही खो गया है। आपने सही कहा। आरी को तेज करने का मतलब सिर्फ मेडिटेशन या छुट्टी पर जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने जीवन के 4 आयामों को लगातार रिचार्ज करना: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इसका एक ठोस उदाहरण देता हूं, अपने काम से बिल्कुल अलग कोई हुनर सीखना, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा, ये आपके दिमाग के उन हिस्सों को आराम देता है जो दिन भर इस्तेमाल होते हैं, जिससे आपकी मुख्य आरी यानी आपका दिमाग और शरीर दोनों तेज होते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में बदलाव बहुत मुश्किल होता है। हम योजनाएं बनाते हैं और फिर कुछ बदल जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। बिल्कुल, और इसी के लिए मानसिकता बहुत जरूरी है। किताब में स्पेंसर जॉनसन की प्रसिद्ध कहानी हु मूव्ड माय चीज का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ी है। 2 चूहे और 2 छोटे इंसान और उनका पनीर। हाँ, एक दिन उनका पनीर खत्म हो जाता है। चूहे बिना सोचे समझे तुरंत नए पनीर की तलाश में निकल पड़ते हैं। जबकि इंसान वहीं बैठकर विश्लेषण करते रहते हैं कि पनीर कहाँ गया, ये हमारे साथ क्यों हुआ। ठीक, और सबक यही है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। कभी-कभी बहुत ज्यादा विश्लेषण करना वो पक्षाघात का कारण बन सकता है। एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ। डर हमें रोकता है, लेकिन बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छी रणनीति है। ये हमें एक और बड़े सवाल पर लाता है। क्या हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व पत्थर की लकीर है? कई लोग कहते हैं, मैं तो ऐसी ही हूं। क्या हम सच में बदल सकते हैं? किताब इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। वो कहती है कि हमारा व्यक्तित्व निश्चित नहीं है, ये लचीला है। हमारा अतीत हमारा भविष्य तय नहीं करता। तो अगर हम बदलना चाहते हैं तो कैसे करें? ये सब आदतें और सिद्धांत एक व्यक्ति की पहचान को कैसे बदल सकते हैं? ये लक्ष्यों से शुरू होता है, लेकिन एक अलग तरह से। किताब में नेट नाम के एक युवक की कहानी है जो अपनी सेहत को लेकर निराश था। उससे एक एक्सरसाइज करने को कहा गया। अपने भविष्य के स्व की कल्पना करो और उसे एक पत्र लिखो। अपने फ्यूचर सेल्फ को। हाँ, नेट ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां वो स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश था। और उस भविष्य की तस्वीर इतनी साफ और आकर्षक थी कि उसने नेट को आज छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। तो ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, नहीं। ये अपने भविष्य के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाने जैसा है। हाँ, इसके 4 चरण हैं। पहला, उस भविष्य को पहचाने जिसके प्रति आपने हार मान ली है। दूसरा, एक अलग, बेहतर भविष्य की कल्पना करें। तीसरा, उसके बारे में विस्तार से लिखें। और चौथा, उस नई कहानी को अपनी सच्चाई मानना शुरू करें। और फिर वो 1% वाले वोट, वो 2 मिनट के नियम, वो सब उस भविष्य की पहचान को मजबूत करने के लिए होते हैं। जब आपकी भविष्य की पहचान आपके वर्तमान के फैसलों को चलाने लगती है, तब असली बदलाव आता है। तो आज हमने आदतें बनाने की पूरी यात्रा को देखा। 1% के नियम से शुरू किया, आदत चक्र के 4 कदमों को समझा और फिर देखा कि कैसे स्टीफन कोवी के सिद्धांत हमें सही दिशा दिखाते हैं। और अंत में ये सब हमारी पहचान और भविष्य की कहानी को फिर से लिखने के बारे में है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार है जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक हो सकता है। बताइए। किताब बार-बार कहती है, आपके द्वारा किया गया हर कार्य उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हाँ, ये विचार मेरे साथ रह गया है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हर छोटी आदत आपके भविष्य की पहचान के लिए एक वोट है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा, लगभग महत्वहीन लगने वाला वोट डाला जा सकता है जो समय के साथ जुड़कर 5 साल में एक पूरी तरह से अलग और बेहतर परिणाम की ओर ले जाएगा? वो एक पन्ना पढ़ना हो सकता है, एक गिलास ज्यादा पानी पीना हो सकता है, या किसी अपने को सिर्फ एक मैसेज करना हो सकता है। वो पहला वोट। तो आज हम इंसान के मन और हमारे जो रिश्ते हैं उनकी उलझी हुई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास शुभम कुमार सिंह की किताब मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। ये हिस्से 2 कमाल की चीजों पर रोशनी डालते हैं। एक तो हम गहरे और सच्चे रिश्ते कैसे बनाते हैं, और दूसरा, हमारे दिमाग के वो कौन से छिपे हुए नियम हैं जो हमारे हर फैसले पर, हर सोच पर असर डालते हैं। तो आज का हमारा मकसद इन आइडियाज को आसान भाषा में समझना है, ताकि हम न सिर्फ दूसरों को बल्कि सबसे पहले
खुद को बेहतर ढंग से जान सकें। बिल्कुल। देखते हैं कि अपने सोचने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करके जिंदगी में कितना बड़ा फर्क लाया जा सकता है। तो फिर चलिए प्यार और रिश्तों से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है कि सच्चा प्यार आखिर है क्या? और ये सिर्फ किसी अच्छे दिखने वाले इंसान को ढूंढ लेना तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि इसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ? हाँ, आनंद, समता, करुणा और प्रेम कृपा। पहला है आनंद, मतलब वो गहरी खुशी जो आपको किसी के साथ रहकर मिलती है और जिसे आप दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं। और दूसरा है समता, इसे आप समावेशिता भी कह सकते हैं। समावेशिता मतलब? ये बड़ा दिलचस्प विचार है। इसका मतलब है कि आप दूसरे इंसान के साथ इतना जुड़ जाएं कि आपके और उसके बीच की लकीर धुंधली हो जाए। अच्छा। मतलब जब उसे तकलीफ हो तो आपको महसूस हो, और जब आप खुश हो तो वो आपकी खुशी में शामिल हो। ये मैं और तुम से हटकर हम बनने का एहसास है। ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी से शायद तीसरा स्तंभ जुड़ा है, करुणा। हाँ, करुणा यानी दूसरे के दुख को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे समझने की काबिलियत। और चौथा है प्रेम कृपा, मतलब किसी के बुरे से बुरे वक्त में भी उसके लिए अच्छा सोचने और करने की ताकत। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये चारों अलग अलग गुण हैं या एक ही सिक्के के 4 पहलू? बहुत अच्छा सवाल है। ये असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बिना समता के सच्ची करुणा महसूस नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे के दुख को अपना नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ सहानुभूति दिखाएंगे, करुणा नहीं। अच्छा। और यहीं पर लेखक थिक नाथ हान की एक बात को सामने लाते हैं। क्या? खुशी की कला असल में दुख को अच्छी तरह सहने की कला है। ये तो सुनने में उल्टा लगता है ना। मतलब खुश रहने के लिए दुखी होना सीखना पड़ेगा। एक तरह से हाँ। इसका मतलब दुख से भागना नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना है। ओके। जब हम अपने और दूसरों के दुख को समझते हैं, उसे गले लगाते हैं, तभी सच्ची करुणा पैदा होती है। और करुणा के बिना प्यार अधूरा है। सही बात है। जो इंसान अपने दुख से भागता है वो शायद दूसरों के दुख को भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल। और इसी बात ने मुझे किताब की एक और लाइन पर सोचने को मजबूर कर दिया। हम दूसरों से नहीं जुड़ सकते अगर हम खुद से कटे हुए हैं। हाँ। ये बात आज के दौर में कितनी सच है। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से उतना ही अकेला महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। शायद इसलिए क्योंकि वो हमें खुद की भावनाओं का सामना करने से बचने का एक आसान रास्ता दे देता है। हाँ। किताब इसी बात पर जोर देती है कि सबसे पहले खुद को सुनना और समझना जरूरी है। जब हमारे अंदर शांति होती है ना, तो हम ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। मतलब रिश्ते बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होते हैं। बिल्कुल। अगर मन में ही उथल पुथल मची है तो बाहर के रिश्ते कैसे शांत और स्थिर रह सकते हैं? और इसका एक तरीका बताया गया है, अपने शरीर से वापस जुड़ने का। हम अक्सर कहीं बैठे तो होते हैं पर हमारा दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। किताब में एक बहुत आसान तरीका सुझाया गया है। बस अपनी सांस पर ध्यान देना, अपनी आती जाती सांस को महसूस करना। ये हमें भटके हुए दिमाग को खींचकर वापस इसी पल में ले आता है। और जैसा थिक नाथ हान कहते हैं, भविष्य की चिंता करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आज का ख्याल रखना। वाह। और जब इसी सोच को हम प्यार पर लागू करते हैं तो ये बन जाता है माइंडफुल लव। माइंडफुल लव मतलब एक ऐसा प्यार जो हर चीज को स्वीकार करे, अच्छा भी बुरा भी, बिना किसी जजमेंट के। अच्छा। संस्कृत का शब्द करुणा इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये दूसरे के दुख को कम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देने की इच्छा है। मतलब ये एक दूसरे का दर्द महसूस करने से ज्यादा एक दूसरे के मरहम बनने के बारे में है। हाँ बिल्कुल। किताब में एक मिसाल दी गई है जो मेरे दिमाग में बैठ गई। बताइए। अगर आप एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें तो पानी खारा हो जाएगा, आप उसे पी नहीं पाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर वही 1 चम्मच नमक आप एक पूरी नदी में डाल दें तो नदी के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, क्या मिसाल है ना? इसी तरह जब हमारा दिल छोटा और बंद होता है तो किसी की छोटी सी गलती भी हमें बहुत परेशान कर देती है। लेकिन जब हम अपने दिल को नदी की तरह बड़ा और खुला रखते हैं तो हमें करुणा और समझ पैदा होती है और वही गलतियां हमें उतने परेशान नहीं करती। तो मतलब एक अच्छे रिश्ते की नींव खुद को समझने और अपने दिल को बड़ा करने से शुरू होती है। हाँ। लेकिन खुद को समझना इतना मुश्किल क्यों है? यहीं पर मानव मनोविज्ञान की भूमिका आती है। हमारा दिमाग अक्सर हमें ऐसे धोखे देता है जिन पर हम आसानी से यकीन कर लेते हैं। हाँ, और ये हिस्सा तो बहुत ही मजेदार है। किताब में लिखा है कि हम इंसानों को सही होने से ज्यादा सही होने का एहसास पसंद है।
हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब भले ही हम गलत हों, पर हमें महसूस होना चाहिए कि हम सही हैं। और इसी वजह से हम अक्सर 3 किरदारों में सोचते हैं। 3 किरदार? हाँ, पहला है प्रचारक, जो बस अपनी मान्यताओं का ढिंढारा पीटता है। अच्छा। और दूसरा है अभियोजक, या कह लें वकील, जो दूसरों की बातों में सिर्फ कमियां ढूंढता है ताकि उन्हें गलत साबित कर सकें। और तीसरा? तीसरा है नेता, जिसका मकसद सच ढूंढना नहीं, बल्कि भीड़ का साथ पाना और लोकप्रिय बने रहना होता है। ये तीनों ही किरदार हमें सच से दूर ले जाते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? किताब एक चौथा तरीका अपनाने को कहती है, वैज्ञानिक की तरह सोचना। वैज्ञानिक? हाँ, एक वैज्ञानिक अपनी थ्योरी से प्यार नहीं करता, वो सच से प्यार करता है। वो अपनी धारणाओं पर सवाल उठाता है, सबूत खोजता है। और अगर नए सबूत उसकी थ्योरी को गलत साबित कर दें तो वो उसे बदलने में हिचकिचाता नहीं है? बिल्कुल। इसका बेहतरीन उदाहरण है ब्लैकबेरी का। अच्छा बताइए। जब स्टीव जॉब्स टच स्क्रीन फोन पर काम कर रहे थे, तो ब्लैकबेरी के संस्थापक इस आइडिया को नकार रहे थे। वो अपनी पुरानी सोच यानी कीबोर्ड वाले फोन से चिपके रहे। वो प्रचारक मोड में थे। हाँ, और नतीजा हम सब जानते हैं। वहीं एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्टार्टअप संस्थापकों ने वैज्ञानिक की तरह सोचा, मतलब अपने आइडिया को लगातार टेस्ट किया और बदला, उन्होंने दूसरों के मुकाबले 1 साल में 40 गुना ज्यादा कमाई की। 40 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या असल जिंदगी में हर छोटी बड़ी बात पर वैज्ञानिक की तरह सोचना संभव है? ये तो बहुत थका देने वाला काम होगा। बिल्कुल। और इसीलिए किताब एक और शब्द का इस्तेमाल करती है, आत्मविश्वासी विनम्रता। आत्मविश्वासी विनम्रता। कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, लेकिन साथ ही ये भी मानें कि आप गलत हो सकते हैं। अच्छा, ये कमजोरी नहीं है? नहीं, ये सीखने का सबसे बड़ा दरवाजा है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman ने कहा था, गलत होना ही एकमात्र तरीका है जिससे मुझे यकीन होता है कि मैंने कुछ सीखा है। वाह। अगर हम कभी गलत ही नहीं होते, तो इसका सीधा मतलब है कि हम कुछ नया सीख ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी पहचान अपनी राय से नहीं बल्कि अपने मूल्यों से बनानी चाहिए। बिल्कुल। राय तो नई जानकारी के साथ बदल सकती है, और बदलनी भी चाहिए, लेकिन मूल्य जैसे ईमानदारी या मेहनत, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। और हमारी सोच पर सिर्फ हमारी आदतें ही नहीं बल्कि कुछ सामाजिक दबाव भी असर डालते हैं। हाँ, जैसे कि पारस्परिकता का सिद्धांत, मतलब लेन देन का नियम। अच्छा। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, तो हम पर उसका एहसान चुकाने का एक दबाव बन जाता है। हाँ, जैसे सेल्स वाले इस्तेमाल करते हैं फुट इन द डोर तकनीक। वो आपको पहले एक छोटा सा सैंपल मुफ्त में देंगे, और क्योंकि आपने उनसे कुछ ले लिया है, तो आप उनकी बड़ी बात सुनने या उनसे कुछ खरीदने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे हमारी सुसंगत और ईमानदार दिखने की इच्छा होती है। हाँ, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सच में एक तोहफा है या हमें फंसाने की एक चाल? ये तो है। एक और बड़ा मजेदार सिद्धांत है कमी का सिद्धांत, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। हाँ, उन्हें बताया गया कि ये एक लिमिटेड टाइम सेल है। सिर्फ 2 पीस बचे हैं, या ऑफर आज रात खत्म हो रहा है। हाँ, ये सारी टैगलाइन इसी डर का फायदा उठाती हैं। और इसमें 2 और चीजें जोड़ दीजिए। एक है सोशल प्रूफ। हम वो काम करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ है तो हम मान लेते हैं कि वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और दूसरा है पसंद और अधिकार का सिद्धांत। हम उन लोगों की बात आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, या जिन्हें हम किसी फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं, भले ही वो असल में ना हो। तो ये सब मिलकर हमारी सोच को चुपके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो अलग अलग तरह के सामाजिक दबाव हैं, जैसे चीज़ों के कम होने का डर या दूसरों की नकल करना, ये सब हमारे दिमाग के एक खास हिस्से से आते हैं जो बहुत तेजी से फैसले लेता है। हाँ, और यहीं पर डेनियल kahneman की सिस्टम 1 और सिस्टम 2 वाली थ्योरी आती है। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के 2 सिस्टम हैं। सिस्टम 1 तेज है, ऑटोमेटिक है और भावनाओं पर चलता है। जैसे 2+2 का जवाब देना। हाँ, या सड़क पर तेजी से आती कार को देखकर किनारे हो जाना। ये बिना सोचे समझे काम करता है। और सिस्टम 2 धीमा है, उसे मेहनत लगती है और वो तर्क पर आधारित है। जैसे 17 को 24 से गुणा करना, इसके लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है। kahneman कहते हैं कि सिस्टम 1 ही हमारे ज्यादातर फैसलों का गुप्त लेखक है, क्योंकि हमारा दिमाग आलसी है और ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वो ज्यादातर सिस्टम 1 पर ही निर्भर रहता है। और यहीं पर गड़बड़ होती है। हाँ, क्योंकि सिस्टम 1 शॉर्टकट लेता है, ये हमें कई तरह के पूर्वाग्रहों का शिकार बना देता है, जैसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह और प्रभाव मंडल प्रभाव। ये क्या होता है? पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का मतलब है कि हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं
जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे। अच्छा। और प्रभामंडल प्रभाव, यानी अगर हमें किसी व्यक्ति में एक अच्छी बात दिख जाती है, मान लीजिए वो बहुत सुंदर है, तो हम अपने आप मान लेते हैं कि वो हर चीज में अच्छा होगा, ईमानदार भी, होशियार भी। अच्छा, ये तो वाकई खतरनाक है। और इसी से जुड़ी कानमैन की एक और अवधारणा है दो स्व की। एक अनुभव करने वाला स्व और दूसरा याद रखने वाला स्व। ये तो बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बहुत गहरा है। अनुभव करने वाला स्व वो है जो हर पल को जीता है। वो पूछता है अभी कैसा महसूस हो रहा है। और याद रखने वाला स्व? याद रखने वाला स्व हमारे अनुभवों से कहानियां बनाता है। वो पूरी घटना के बारे में एक फैसला सुनाता है। वो पूछता है कुल मिलाकर ये अनुभव कैसा था। और किताब कहती है कि हमारे भविष्य के फैसले हमारा अनुभव करने वाला स्व नहीं, बल्कि याद रखने वाला स्व लेता है। हाँ, मतलब जो हुआ वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हमें याद क्या रहा। इसका कोई उदाहरण है? है ना? मान लीजिए आप किसी छुट्टी पर गए जो 10 दिन तक बहुत शानदार रही, लेकिन आखिरी दिन आपकी फ्लाइट छूट गई और बहुत परेशानी हुई। ओके। तो आपका याद रखने वाला स्व उस पूरी छुट्टी को एक बुरे अनुभव के तौर पर याद रखेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सबसे तीव्र पल यानी पीक और अंत को याद रखता है। इसे पीक एंड रूल कहते हैं। वो बीच के 9 अच्छे दिनों को भूल जाएगा। तो हमारा याद रखने वाला स्व हमें धोखा दे सकता है। वो हमारे जिंदगी की एक झूठी कहानी बना सकता है। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जीवन में अर्थ खोजना। किताब में एक विचार दिया गया है कि आपका अतीत आपके भविष्य का फैसला नहीं करता। ये फ्रॉइड के उस विचार को चुनौती देता है कि हमारा बचपन ही हमारी पूरी शख्सियत तय कर देता है। हाँ, इसके बजाय ये एडलर के विचार का समर्थन करता है कि हम किसी भी पल अपनी जिंदगी की कहानी को बदल सकते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है विक्टर फ्रैंकल, होलोकॉस्ट सर्वाइवर। हाँ, फ्रैंकल ने नाजी यातना शिविरों में एक अजीब चीज देखी। क्या? जो कैदी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्रिसमस तक सब ठीक हो जाएगा और हम घर चले जाएंगे, वो सबसे पहले हिम्मत हार गए और मर गए। क्योंकि जब क्रिसमस आया और वो आजाद नहीं हुए तो उनकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। बिल्कुल। इसके विपरीत जिन कैदियों ने इस कठोर सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन्होंने जीना सीख लिया। उन्होंने छोटी छोटी चीजों में, जैसे रोटी के एक अतिरिक्त टुकड़े में या डूबते सूरज को देखने में, उम्मीद और जीने का मकसद ढूंढ लिया। हाँ, और यहीं से फ्रैंकल का वो मशहूर कथन आता है। कौन सा? एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी, अपना रास्ता चुनने की आजादी। वाह! यातना शिविर उनके शरीर को कैद कर सकते थे, लेकिन उनके मन की आजादी को नहीं। बिल्कुल। अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलती है। ये वो चीज है जो हम अपने फैसलों और अपने नजरिए से खुद बनाते हैं, खासकर मुश्किल हालातों में। फ्रैंकल की एक और बात है जो इस पूरी चर्चा का सार है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं रह जाते, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है। अगर बाहरी दुनिया हमारे काबू में नहीं है, तो भी हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। यही असली ताकत है। अपनी पीड़ा को एक उपलब्धि में बदल देना, एक तराजदी पर इंसानियत की जीत हासिल करना। तो आज की इस बातचीत से जो बड़ी बातें समझ में आईं, वो ये हैं कि सच्चा रिश्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। खुद से जुड़े बिना दूसरों से जुड़ना नामुमकिन है। हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है जो हमें धोखा दे सकते हैं, और एक वैज्ञानिक की तरह अपनी सोच पर सवाल उठाना हमें बेहतर बनाता है। और सबसे जरूरी बात, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा ये चुनने की आज़ादी होती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। आज हमने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने की बात की, तो क्यों ना हम सब अपनी किसी एक ऐसी गहरी मान्यता के बारे में सोचें जो हमें रोकती है। जैसे कोई ऐसी सीमा जिसे हम सच मानते हैं, जैसे मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं या मैं कभी नहीं बदल सकता। अगर हम उस मान्यता को एक